वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। अब से कुछ देर बाद कौमी असेंबली में 2025-2026 का बजट पेश कर दिया जाएगा। कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। जो अब तक आदाद शुमार हमारे सामने आया उसके मुताबिक वफाकी बजट 2025-26 के जो जारी अखराजात है यानी कि करंट एक्सपेंडिचर वो 16,286 अरब रुपए होंगे। जो कर्जों पर सूद की अदायगी है उसके लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए हैं। पेंशन के लिए 1,055 अरब रुपए। दिफाई बजट बढ़ाकर 2,550 अरब रुपए करने की तजवीज है दस्तावेजात के मुताबिक। इसके अलावा ग्रांट्स और सूबों को रकम की मद में 1928 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है, जबकि सब्सिडी की मद में 1186 अरब रुपए रखे गए हैं। ये बजट दस्तावेजात में कुछ चीदा जो नुकात थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सोहेल साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। उसके अलावा गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक केयरटेकर मिनिस्टर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इकोनॉमिस्ट हैं। गौहर एजाज साहब, जरा बताइएगा अब आपको क्या लग रहा है कि इस बजट में जितनी हमने चीजें डिस्कस की हैं खासतौर पे रिफॉर्म्स के हवाले से, उसकी इंप्लीमेंटेशन, खासतौर पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा एसओईज के हवाले से, क्योंकि आप उस वक्त काबीना का हिस्सा थे जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हुई। कुछ काम उस वक्त हुआ, कुछ काम फिर नून लीग की हुकूमत में हुआ, लेकिन उस प्राइवेटाइजेशन में हमें कामयाबी नहीं हुई और फिर कहा जा रहा है कि पीआईए को दोबारा पिच किया जाएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन से प्रोसीड जाना तो एक मामला है, लेकिन कल बताया वजीर खजाना साहब ने कि 1,000 अरब रुपए के हमारे नुकसानात हैं एसओईज के, और जो उनको ऑब्वियसली गारंटीज वगैरह दी जाती हैं। इस हवाले से आपको लग रहा है कि इस साल कोई सब्सटैंशियल हम काम कर सकेंगे जिससे फर्क पड़े? मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है हम सब की, मीडिया की भी, आवाम की भी, जो है इकोनॉमी के मामले में बहुत बड़ी है। हम सियासत से निकल के, हम पॉलिटिक्स से निकल के हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहे हैं। और एसओईज का जो 1 ट्रिलियन का लॉस है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत अपनी प्रायोरिटी रखे तो उसको आज एजेंडा फिक्स करना चाहिए इनमें ये तमाम एसओईज को वो प्राइवेटाइज करें। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बड़ा क्लियर है कि 1 ट्रिलियन रुपये हम सालाना लॉस कर रहे हैं। जब हम प्राइवेटाइज करने जाते हैं ना, पता है हम क्या बातें करना शुरू कर देते हैं, ये सस्ती बेचती, ये किसको बेचती, ये किस तरह बेचती। मैं तो ये कहता हूं कि हमें एक बेसिक फैसला करना पड़ेगा कि आज हमारी 1 ट्रिलियन रुपए, अभी शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि 400 अरब तनख्वाहदार तबके ने टैक्स जमा कराया, जिसकी तकलीफ तमाम पाकिस्तान के हर तनख्वाहदार को ही। पैसे कितने हैं? 400 अरब। और एसओई में लॉस कितना करता? 1 ट्रिलियन, मतलब उससे 250 गुना ज्यादा। तो आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा और हमें इस बात को लेके चलना पड़ेगा कि किसी भी सूरत में हमें अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ये जो 1 ट्रिलियन का सारी लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग नहीं, लॉस मेकिंग एसओई अगले 12 महीने में हमने किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को देनी है। चाहे 51% पे दे, चाहे 76% दें, चाहे 100% दे, लेकिन हमने हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। और इस बात की जो सजा है, वो सजा का मैं तखमीना बता रहा हूँ कि पूरी कौम ने 400 अरब तनख्वाहदार तबके ने दिया है और सिर्फ इस जगह से 1 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है। तो शहजाद, दिस शुड बी आवर जो है स्लोगन फॉर द ईयर कि हमने हुकूमत को, चाहे वो पीआईए है, चाहे वो डिस्कोज है, चाहे वो और ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे $1 में बेचें, 51% दें उनको, मेजॉरिटी बोले चलाएं। अगर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में 49% उनको भी कैपिटल गेन आ जाएगी। शाहजेब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? गौहर साहब, शाहजेब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इससे पहले जरा एक खबर जो थी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने ये बताया था कि 6% का इजाफा होगा सरकारी मुलाजिम तनख्वाह में, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसको मुस्तरद किया है और उन्होंने 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है जो सरकारी मुलाजमीन है। अब ये एक बड़ी बहस होती रहती है यहाँ पे कि सरकारी मुलाजमीन को आप, ठीक है उनका हक बनता है, उनको आप ज्यादा पैसे दें, लेकिन फिर क्या जो प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में भी इतना ही इजाफा होता है या नहीं होता? उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो मिनिमम वेज तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कितना तनख्वाह में इजाफा होगा जब ये आप नहीं डिसाइड कर सकते या आपके इख्तियारात नहीं है, तो उससे एक डिस्पैरिटी भी पैदा होती है और गवर्नमेंट स्पोर्ट्स नहीं कर पाती। जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट कहती है वो लोगों को नहीं मिल रही होती। आप बताया कि 1 से 16 ग्रेड के लिए पहले 25% किया गया था लास्ट ईयर, इस साल 10% किया गया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है इन्फ्लेशन के नंबर से भी। और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नहीं होगी जिसने 25% इजाफा किया होगा अपनी मुलाजमीन के तनख्वाह। कुछ होंगी चीदा, बट ऐसा नहीं है कि इस पर ओवरऑल कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा। तो इस साल 10% नहीं करेंगे। हाँ। और ये बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये जरूर किया गया है। जो एसओईस की बात हो रही है,
आपको अमार क्या लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर पिछले साल भी दावे किए गए थे और औरंगजेब खान साहब बड़े क्लियर है इस बात में कि हुकूमत को बिजनेस से निकलना चाहिए। वो एग्रीकल्चर के हवाले से तो कुछ ना कुछ हुआ जिसके बारे में अब ज़ाहिर तनकीद भी हो रही है कि आपने एकदम हाथ खींचा, मगर अभी तक हुकूमत कायम है कि लॉन्ग टर्म में इसके फायदे होंगे। दीगर इदारों से कुछ नहीं कर सके, पीआईए बेचने की कोशिश की, नहीं बेच सके, बेच पाएंगे कुछ? आपके ख्याल में निकल पाएगी हुकूमत यहां से? हमारा आपको आवाज आई? माइक म्यूट तो नहीं है इनका? हमारा आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। रिपीट कर देते, सॉरी जी। ये बात हो रही है कि 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब रुपए हम एसओईज में जाया कर देते हैं, जबकि तनख्वाहदार तबके से तकरीबन इस साल एस्टिमेटेड है पूरे साल के लिए 550 अरब रुपए हम टैक्स लेंगे, पिछले साल से 182 अरब रुपए ज्यादा। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बड़ी अहम बात की गौर साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई आप बेचें, हुकूमत निकले, किसी भी तरीके से निकले इस बिजनेस से, जो दाम मिले उस पे बेचें, क्योंकि यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है, सस्ता बेच दिया, महंगा बेच दिया। मगर पीआईए बेचने की कोशिश की तो ये हुआ कि बेच ही नहीं सके, दीगर इदारे भी नहीं बेच सके। हालांकि औरंगजेब खान साहब बड़े क्लियर हैं इस बात में कि हुकूमत को बिजनेस से निकलना चाहिए, वो एग्रीकल्चर से निकालना चाहते हैं, गंदुम दीगर मामला से। इस साल हुकूमत ने हाथ खींचा है, तनकीद हो रही है, मगर हुकूमत कायम है कि लॉन्ग टर्म में इसके का बेनिफिट आएगा। कुछ नहीं बेच पाए हैं, बेच पाएंगे आपके ख्याल में? नहीं जी, ये बिल्कुल मुश्किल है। देखें, बेचना तो कहते हैं ना कि हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज है उनकी एसेट्स की प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। प्रॉब्लम उनमें ये, उनमें बेतहाशा भर्तियां हुई हैं, लोग हैं उसमें बेतहाशा, जिनकी तनख्वाहें भी चल रही हैं और जिनकी पेंशनें भी हैं काफी सालों की। तो प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन का ये नहीं है कि इदारे को बेचना है, प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन का ये है कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह सेटल करना है, उनको गोल्डन हैंडशेक देना है, उनकी पेंशन किस तरह कवर करनी है। इस सिलसिले में जो है कोई आगे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाती। और भाई की बात से फुली एग्री करूंगा कि सारे इदारे जो लॉस मेकिंग है वो प्राइवेटाइज कर देने चाहिए, मगर वो किस तरह होने चाहिए वो हमें जो है अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसके लिए जो है हमें जो वहां में जो भर्तियां हुई हैं उनको खत्म करने पड़ेगा, उनको सेटल करना पड़ेगा। और शरद, मैं देखना चाहूंगा कि वजीर आजम ने जब ये किया है तो क्योंकि उन्होंने खुद ने तनख्वाह की बात की, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तनख्वाहदार तबके के लिए जो भी प्रपोजल था टैक्स बर्डन कम करने का, वजीर आजम ने उसे भी मुस्तरद करते हुए कुछ इकदाम किया या नहीं किया कि मैं यहाँ से पैसे बचाऊंगा, यहाँ से नुकसान कम करूंगा, यहाँ से जो पार्लियामेंटेरियंस को पैसे जाते हैं वो कम करूंगा, मगर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दूंगा। ऐसा भी कोई इकदाम किया है वजीर आजम ने? नहीं किया, देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। और कुछ चीजें जिसमें हमें लगता है कि IMF की पोजीशन भी जो है ना वो सॉफ्ट रहती है। मिसाल के तौर पे जब पिछले साल बजट में, और हर साल जब बजट आता है कुछ ना कुछ चेंजेस IMF की तरफ से भी होती हैं, लेकिन अगर तनख्वाहदार, अगर सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें उसमें इतना मैसिव इजाफा होता है तो उस पर IMF उसको रद्दोबदल उस पर नहीं करता। सिमिलरली हमें पता है कि एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, इम्प्लीमेंट करें, तमाम सूबे जो है उस पर अपना कानून साजी करें। लेकिन इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि सैलरी क्लास पे बोझ डालना वो आसान होता है, हुकूमत के लिए भी आसान है और IMF के लिए भी आसान है, क्योंकि उनको पता है कि एट सोर्स ये टैक्स कट जाना है। तो अगर FBR की इसमें कोई कोताही भी हो, वो इन्फोर्समेंट ना कराएं, तब भी ये वो टैक्स है जो आप आसानी कलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 400 अरब रुपए बता रहे थे भी गौहर एजाज साहब, लेकिन आपने जो फिगर बताया था पूरे साल का जब वो एंड अप होगा तकरीबन 550 अरब रुपए होगा, जो कि 180 अरब रुपए पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। डिफेंस बजट के हवाले से जरा बात करें, अभी हमने बताया कि 2500 अरब रुपए से ज्यादा रखा जाएगा, जबकि पिछले साल 2122 अरब रुपए था। अब ये तकरीबन 18% की ग्रोथ बनती है, 18% का इजाफा बनता है डिफेंस बजट में। और ऑब्वियसली अब इसके लिए आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 77 to 80 बिलियन डॉलर्स का है और पाकिस्तान का दिफाई बजट उसके मुकाबले में अभी भी 9 बिलियन डॉलर है। और हमें पता है कि एक कॉन्स्टेंट थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर जब तक मोदी है या मोदी सरकार है, कि वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर दोबारा कर सकते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली अभी जो मैंने थोड़ी सी बात सुनी शहबाज शरीफ साहब की, वो इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि अब हमें पता है कि अगर एक इतना बड़ा दुश्मन है और कभी भी वो किसी किस्म का एडवेंचर कर सकता है, तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो दिफाई बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक सब्सटेंशियल इजाफा है, 18% का, तकरीबन 400 अरब रुपए। और जाहिर है जब पाक इंडिया इस तनाज़े की सूरत हाल थी तो हमने बहुत ज्यादा इस पर डिबेट की कि वज़ीर आज़म मोदी ने तकरीबन 1.7 अरब लोगों को, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी सारे अवाम शामिल हैं, वो एक होस्टेज बना दिया है, जिसमें और नजर भी आया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जगह जगह जाके एक ही काम कर रहे हैं, लोगों में रोड शोज कर रहे हैं और तो इस पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके उसको कैंपेन कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जब हम कहते हैं 70-80 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी है, तो पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की और इकोनॉमिकली ग्रो करने की जरूरत है कि आप इकोनॉमी का साइज बढ़ाएंगे तो विद एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आप एलोकेशन भी ज्यादा कर पाएंगे।
राइट, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सोहेल साहब भी मौजूद हैं, गौहर साहब भी मौजूद हैं। जी सोहेल साहब, जरा बताइएगा, अभी हम ये बात कर रहे थे अखराजात के हवाले से, एसओईज का एक बड़ा मसला है, इससे पहले अभी पेंशन के लिए दोबारा 1050 अरब रुपए रखे गए हैं। ये फिस्कल पैक्ट है जिसमें बार बार बात की जाती है कि बिस्प का जो रकम है वो सूबे जो है कुछ उसका बर्डन उठाए, अगर वो डेट सर्विसिंग की मद में नहीं उठा सकते, कम से कम जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है वहां पर उठाए। इस हवाले से क्या किया जा सकता है? देखिए शहजाद, जो हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस की और एलोकेशन की, तो आईएमएफ पाकिस्तान के साथ 20-25 साल से है और आईएमएफ की भी लर्निंग कर्व है। आज से 10-15 साल पहले आईएमएफ जो है वो सूबों को देखता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था। इसी तरह वो एक्सपेंसेस को भी ना पहले बहुत ज्यादा देखा करता था और ना अभी भी बहुत ज्यादा देखा करता है, क्योंकि उसका परसेप्शन यही है और कुछ हद तक सही भी है कि पाकिस्तान में टैक्स लोग नहीं देखते। तो अब हमने पिछले कोई 3-4 साल से ये चीज देखी है कि आईएमएफ जो है वो एक्सपेंसेस का भी ऑडिट कर रहा है, आईएमएफ अदलिया से भी मिल रहा है, आईएमएफ सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आईएमएफ की भी ये लर्निंग है और हमारी भी लर्निंग है कि कुछ एरियाज ऐसे थे जिसको हम इग्नोर करते रहे, जिसमें एक एक्सपेंसेस का एरिया था। ऑल्दो एक्सपेंसेस टू जीडीपी पाकिस्तान का इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, मगर हमें खुद पता है कि किस किस जगह पे क्या क्या लीकेजेस है। इसी तरह जो पेंशन का है, और तो कुछ काम तो इस हुकूमत ने शुरू किया है, मगर अभी भी पेंशन रिफॉर्म से बहुत काम रहता है। अब पता नहीं बजट आने वाला है, पेंशन टैक्स की बात हो रही थी, तो जब हम टैक्स की बात करते हैं हर चीज इक्विटेबल और फेयर होनी चाहिए, तो पेंशन भी एक तरह से आपकी इनकम है, वो भी कंपनसेशन है, वो भी फेयरली टैक्स होना चाहिए। तो कुछ रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं पेंशन पे, मगर मेरे ख्याल में मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये जो पेंशन का बॉम्ब है इसको किसी ना किसी तरीके से ना सिर्फ टैक्स करने की जरूरत है बल्कि काबू करने की जरूरत है। और एसओईज के हवाले से आप पुरुमीद है कि जो पीआईए की एक फेल्ड ट्रांजैक्शन थी उसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन कर सकेंगे? ऑप्टिमिज्म है, उसके दो रीजन है। एक ऑप्टिमिज्म ये है कि पहले तो हुकूमत क्लियर नहीं होती थी। अब जैसे पीटीआई की हुकूमत थी, उनकी कि कुछ वजीर का तो कहना था कि सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो गोल्डन हमारे एसेट्स हैं। अब एटलीस्ट ये है कि चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी रूलिंग गवर्नमेंट हो, उनकी एटलीस्ट वो जबानी तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो सरकारी इदारे चलाना हमारा काम नहीं है। और इसका हमने वो भी देखा है आउटकम के पीआई की एटलीस्ट एक अटेम्प्ट हुई है। मेरे ख्याल में एयर इंडिया का आप देखें तो वहाँ 3-4 अटेम्प्ट के बाद बड़ी मुश्किल से एयर इंडिया बेचा गया था। तो और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो नए मिनिस्टर लगाए गए हैं मोहम्मद अली साहब, उनके काफी कारनामे हैं। अगर आप पिछले 10-12 साल का मुआवजा करें, चाहे वो एससीसी के चेयरमैन थे, फिर आईपीपीएस कमेटी के वो सरबराह थे, तो मैं होपफुल हूँ कि शायद ये पीआईए एक ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो अगर अगले 12 महीने में हो जाए, ऑल्दो ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, तो ये पाकिस्तान के लिए विजिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सिग्नल होगी कि एक लॉस मेकिंग इदारा 10-20 साल से जो प्राइवेटाइजेशन के उस पर था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए मुल्क के हालात के साथ साथ कोई ग्लोबल इकोनॉमी की भी हालात अच्छे नहीं है। जब यूएस इंटरेस्ट रेट 4.5-5% होगा तो कोई क्यों किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये सिर्फ पीआईए नहीं है, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 4-5 मर्जर्स एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पा रही हैं। तो अगर हुकूमत, मुझे लगता है कि 12 महीने में ये कर ले, और मैं पुरुमीद हूं कि कहीं किसी ना किसी तरीके से एक प्राइवेटाइजेशन हो जाए पीआईए, तो वो पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बेहतर करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और गौर साहब, आपने जिक्र किया खुद कि बिल कम हुए और 45 रुपए से 29 रुपए, बहुत बड़ा जंप है ये कि 16 रुपए फी यूनिट कम का बिल आना, क्योंकि इंडस्ट्री की तो बहुत ज्यादा शिकायत रही हैं कि जी हम कंपेटिटिव नहीं है, दीगर मसाइल हैं। तो इस सिनेरियो में, क्योंकि हुकूमत तो अगले साल के लिए 35-36 अरब डॉलर भी अगर टारगेट कर रही है, यानी कि 3 अरब डॉलर पर मंथ का टारगेट कर रही है, तो वो मौजूदा हालात में तकरीबन एक ग्रोथ नजर आती है 20% की। पॉसिबल है? माइक म्यूट है आपका। गौर साहब का माइक म्यूट है, अगर आप काइंडली माइक खोल लें। अब शुरू कीजिए। अरे बस नहीं, भी नहीं रहेगी। अच्छा, राब्ता हमारा जो है उनसे शायद मुनक़ता हो गया है।
एक और इशू जिस पे मेरे ख्याल से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस आने वाले साल में हम उसकी बात बहुत ज़्यादा सुनेंगे, और वो है कि ब्लॉकचेन आपको लेके आनी है, एआई डेटा सेंटर्स पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस हवाले से जो वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं बिलाल बिन साकिब, वो बहुत काम भी कर रहे हैं। भी रिसेंटली भी उनकी अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात हुई है, और हुकूमत ने ये ऐलान भी कर दिया है कि 2000 मेगावाट बिजली जो है वो एआई डेटा सेंटर्स के लिए और ब्लॉकचेन के लिए मुख्तस की जाएगी। अब डिबेट ये रहती है कि अगर 14-15 सेंट पे बिजली मिल रही है इंडस्ट्री को, तो कैसे ये मुमकिन होगा कि जो नॉर्मली लोग आते हैं ब्लॉकचेन के लिए वो 3 से 4 सेंट पे प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं, तो वो कैसे फिर इतना 14-15 सेंट पे यह काम करेंगे, और क्या हुकूमत उस पर कोई सब्सिडी देगी? मैं चाहूंगा सोहेल साहब, क्योंकि इनफॉर्मली तो मेरी आपसे इस पर बात हुई थी, आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि कल मैं देख रहा था एक प्रोग्राम पे, फारूक सलीम साहब वो बता रहे थे कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पर, और फारूक सलीम साहब तर्जुमान भी रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पीटीआई के दौर में कुछ टाइम के लिए, वो कह रहे थे कि 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में जो है वो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में उनसे मुंसलिक है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जिस नंबर इज मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ओवर स्टेटेड है कि 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में, यानी कि 10% आबादी आप ये कह रहे हो कि वो काम कर रही है क्रिप्टो करेंसीज में, ये पॉसिबल नहीं है। 10% तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में भी नहीं करते, शायद इतने कतई तौर पर नहीं करते, कतई तौर पर नहीं करते। 2.5 करोड़ इसमें ये भी मसला है कि जो बैंडविड्थ है वो रूरल एरियाज में उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। 2.5 करोड़ का तो मतलब है गांव देहातों शहरों हर जगह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ये नंबर कहां से लेके आए वो एग्जैक्टली। तो ये 2.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हो या क्रिप्टो में काम कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, और अगर कर रहे हैं तो इलीगल है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। अब हुकूमत या स्टेट बैंक उसकी वजाहत करती है कि नहीं इलीगल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए हमने ममनू किया हुआ है। वैसे वो सेंस नहीं बनाती, क्योंकि हम देख रहे हैं FIA छापे मारती है, वो लोग जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, बिटकॉइंस में काम कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, बल्कि वो बिटकॉइन जब्त भी किए जाते हैं, और उसी जब्त बिटकॉइन से हम कह रहे हैं कि हम रिजर्व बनाएंगे हुकूमत के, तो इलीगल है। और जो माइनिंग की ज़ाहिर बात हो रही है, क्योंकि आपने इस पर डिटेल इंटरव्यू भी किया था, जिन कंट्रीज की मिसाल दी जाती है उसमें भी मेरा ख्याल है पूरी तरीके से तहकीकात करने की जरूरत है कि हम जो बिजली पैदा करेंगे 2000 मेगावाट, वो कोल से कर रहे होंगे, इंपोर्टेड गैस से कर रहे होंगे, जिन्होंने फायदा उठाया है। अगर भूटान की मिसाल दी जाती है, किसी और मुल्क की मिसाल दी जाती है, उन्होंने क्या हाइड्रो के जरिए, रिन्यूएबल्स के जरिए की थी, उनको क्या ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ रही थी, हमें क्या महंगी पड़ेगी तो वायबल होगी, माइनिंग नहीं होगी। आई होप कि ये सारी की सारी रिसर्च करके हुकूमत इस तरफ बढ़ रही है। मैं चाहूंगा इस पे सोहेल साहब आपका जरा पॉइंट ऑफ व्यू लें कि कैसे देखते हैं ये आपको लग रहा है कि कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, एंड इज इट पॉसिबल कि 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो में काम कर रहे हो? जी सोहेल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी शहजाद, आपने क्या कहा कि क्रिप्टो में 2.5 करोड़ ना? वो फारूक सलीम साहब, क्योंकि उन्होंने वो तर्जुमान रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के एग्जाम में, उन्होंने कल ये मीर साहब के प्रोग्राम पे कहा था। इसका एक क्या आंसर है, मेरा 30 साल का तजुर्बा कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत नंबर है। ठीक है, अब 2.5 करोड़ का मतलब ये है कि 2.5 करोड़ तो बैंक अकाउंट नहीं है यूनिक। ठीक है, मतलब 70 साल में जिसने बैंक अकाउंट नहीं खोला वो 5 साल में क्रिप्टो, ये आप अगर गूगल करें तो आपको 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का नंबर मिल जाएगा, और अगर कल मैं सोशल मीडिया पे 50 करोड़ लिख दूं तो फिर 50 करोड़ का भी हो जाएगा। तो ये टोटली फेक एग्जेजरेटेड नंबर है। अब जिसको जो दुकान चमकानी होती है उसके बारे में कह देता है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिस मुल्क में 2 करोड़ बैंक अकाउंट नहीं है यूनिक, वैसे तो बहुत है बैंक अकाउंट, मगर शाहजेब भाई के 8 बैंक अकाउंट है, आपके 3 है, मेरे 4 हैं, तो वो मिला के 7-8 करोड़ हैं। तो ये वाला 17-18 करोड़ हो जाते हैं वैसे मिलाकर सब। जी सोहेल भाई, आपको जब भी मिसाल देनी होती है आप मेरी दुबई की सैलरी कर देते हैं, मेरे 8 बैंक अकाउंट कर देते हैं, शहजाद के ऊपर भी 1-2 मिसालें दिया करें। वो चाह रहे कि FBI का सारा फोकस जो है वो शाहजेब की तरफ ही रहे। हाँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि लोग रियलिस्टिकली जो चीजें होती है उसको समझते हैं, और ये मैं सैलरी का इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो फ्रीलांसर हैं, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो दुबई के अकाउंट से देती हैं। आई थिंक ये आईटी सेक्टर का एक एतराज ये भी है कि जी आप जो फ्रीलांसर्स हैं उनके वो उस टैक्स ब्रैकेट में नहीं है जो हमारे नॉर्मल है, इसलिए जो आउटसोर्स करते हैं दीगर ममालिक से हमारे कंपेटिटर, उनको फायदा हो रहा है एज कम्पेयर टू अस। ये आईटी सेक्टर का भी एक एतराज है। तो इसीलिए मैं बार बार ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आप यहाँ से पैसा भेजें और पैसा दोबारा मंगा लें, इसमें क्या मसला है। 35% शाहजेब की, 35% शहजाद की, 40% सुहेल की टैक्स बच रहा है। तो मैं जानबूझ के ये इस तरह की एग्जाम्पल देता हूँ ताकि इकोनॉमिक मैनेजर सुने। तो ये जो 2.5 करोड़ है, ये तो मुझे लगता है कि पता नहीं शायद अमेरिका में भी इतने क्रिप्टो के हो ना हो, मगर ये जो नंबर है ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये इसलिए
कहा जाता है कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जिसको बिटकॉइन की ट्रेडिंग पसंद होगी, जो चाहता होगा कि इस किस्म का इलीगल काम, मनी लॉन्ड्री से रिलेटेड FATF की कंप्लायंस के अगेंस्ट काम प्रमोट हो, वो 2.5 करोड़ कह रहा है, कल को 4 करोड़ भी कह देगा। मगर मैं होपफुल हूं कि हमारा सेंट्रल बैंक सेंसिबल है, उसको सब पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह होती है, पैसा कैपिटल फ्लाइट किस तरह होती है, खानानियन कालिया का क्या प्रॉब्लम हुआ था। दे नो एवरीथिंग एंड आई एम होपफुल दैट दे आर सेंसिबल पीपल। वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे कि मुल्क का $10 बिलियन का रिजर्व जो है वो सालों में उड़ जाए। अमर, आप बताइएगा, आप ज़ाहिर जानते हैं एनर्जी, ये सारे मामला 2000 मेगावाट, डेटा माइनिंग, बिटकॉइन, या आपको कोई वायबल प्रोजेक्ट नजर आता है जिसकी बात की जा रही? हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं शाहजेब, ये पॉसिबल नहीं है, ये बातें अच्छी हैं करने की। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है होना, ये बातें हैं ये, मगर इस तरह होगा नहीं। हमारे पास वो प्राइस ही नहीं है, उस कीमत पे हम दे ही नहीं सकते जिस पे जो है वो चीज फीजिबल हो या वो उसकी माइनिंग पॉसिबल हो। ये जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, बेसिकली दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एरियाज जहां पे सबसे कम प्राइस होती है। बहुत मॉड्यूलर होते हैं ये, ठीक है, कि आप जहां पे वो कम प्राइस आएगी वो फौरन चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टील की इंडस्ट्री, कॉपर की एक दफा लग गई तो लग गई। ये जो है जहां पे वो कम कीमत मिलेगी वहां चले जाएंगे। हमारे पास अभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम 3 सेंट में 2.5 सेंट में किसी को बिजली दे सकें। अगर 3 सेंट 2.5 सेंट में अवेलेबल होती तो हमारे यहाँ भी बेताशा एक स्टील इंडस्ट्री बड़ी लगी हुई होती है, अगर इतना हमारा वो होता तो। ये पॉसिबल नहीं है। सही है। और अगर हम कह रहे हैं कि एक शख्स आके अगर कहते हैं कि 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, अभी पता चल जाएगा मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट करते रहते हैं, इंडस्ट्रीज में भी है, अगर इन्होंने की होगी तो फिर हम कहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहां तक है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं आप, और क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई कोई गेम चेंजर हो सकता है, या सिर्फ बातों की हद तक हम अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं कि बहुत बड़े इस पे कोई हम पाकिस्तान अचीव कर सकता है कुछ? पाकिस्तान में शहजाद आप जानते हैं हर 1 साल बाद हम कोई ना कोई गेम चेंजर ले आते हैं। कम वक्त गेम चेंज नहीं होती लेकिन गेम चेंजर आते रहते हैं। CPEC भी गेम चेंजर था, फिर इससे पहले थर्कोल गेम चेंजर था, फिर CPEC गेम चेंजर हुआ, फिर अभी आजकल क्रिप्टो गेम चेंजर है, दरमियान में SIFC गेम चेंजर था, सऊदी अरब की रिफाइनरियां गेम चेंजर थी। तो यहाँ पे गेम चेंजर्स की कमी नहीं है। गेम वही चल रही है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत जो है वो करने के अपने काम करती नहीं है। पूरे साल में आपने रिफॉर्म नहीं किया, पेंशन जो है वो बढ़ गई, आज 1055 अरब रुपए पेंशन रखेंगे। सिविलियन गवर्नमेंट का अखराजात जो हैं वो 977 अरब रुपए कर लिए। ये उस हुकूमत ने करे जो कह रही है हम हुकूमत का फुटप्रिंट कम करेंगे, हम राइट साइजिंग करेंगे, हम वजारतें डिवॉल्व करेंगे नीचे। तो आपने 840 से बढ़ाकर 971 अरब रुपया जो है वो आपने सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर रख लिया। 17% आपने कॉस्ट बढ़ा दी सिविलियन गवर्नमेंट की। आप कह रहे हैं कि 5% अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन 5% है, तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट की खर्चा 17% कैसे बढ़ा है? 10% आपने तनख्वाह बढ़ा दी। और ये कहना कि वजीर आजम ने मुस्तरद करी थी, वो नहीं होता, वो पहले से पता होती है वजीर आजम को कि 6% कहेगा, मैं मुस्तरद करूंगा, फिर मैं 10% करूंगा। ये तो आप फर्स्ट हैंड बता सकते हैं। फिर ऐसे होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर से वजीर आजम कहते हैं कि तुम इतने बताना ताकि मैं उसको इतना कर सकूं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बताता उतना है, फिर ये इस तरह होता है। ये आपको ज्यादा पता होगा, आप जाहिर है कि जियो के अंदर हैं, आपका माशाल्लाह नंबर 1 नेटवर्क है, उसमें आपका मिफ्ता साहब के टाइम पे शायद मरियम नवाज थोड़ी हूं, ये तो हमें पता था कि होता था कि मिफ्ता भाई प्लीज लुक इनटू दिस। मरियम नवाज साहब के टाइम पे शायद मरियम नवाज ही ट्वीट कर देती हो। पूछ रहा हूं। लेकिन जहां तक क्रिप्टो की बात है, सोहेल साहब कुछ फरूख सलीम साहब से नाराज नजर आते हैं, तो इन्होंने कुछ ज्यादा वो कहा। लेकिन ये बात है कि 2.5 करोड़ का नंबर तो मुझे सही नहीं लगता, लेकिन 25,000 लोग जरूर करते होंगे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्रिप्टो। मेरा नहीं ख्याल है कि 1,00,000 से ज्यादा भी क्रिप्टो करते होंगे पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो की ट्रेडिंग। और मैं बिल्कुल अमार से मैं कम से कम ये बात एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो की माइनिंग मुश्किल है एट दिस रेट। पाकिस्तान में कुछ भी इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है एट द बिजली का रेट जो है। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक चीज जो हमको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो हुकूमत को इसमें कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाहर से आके हमारे यहाँ बिजली खरीद के क्रिप्टो माइनिंग करता है तो फबेहा, लेकिन हुकूमत का ये काम बिल्कुल नहीं है कि हम क्रिप्टो की माइनिंग करें या क्रिप्टो का कोई बिजनेस करें या क्रिप्टो में कोई रिजर्व रखें। मैं जानता हूं कि उन्हें सब्सिडाइज रेट पे भी नहीं देनी चाहिए हमें। हमको अगर सब्सिडाइज रेट पे आप दे सकते हैं
जिसपे आपका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है उस पर आप दे दें, कोई मसला नहीं। जब वेरिएबल कॉस्ट आप कवर कर रहे हैं, और खास तौर पे जब आपके पास सर्दियों में बिजली बेतहाशा होती है और खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो आप दे दीजिए बिजली, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें मसला है ना मुफ्ती साहब, अगर आज हम सब्सिडाइज रेट पर उनको माइनिंग की इजाजत देते हैं और फिर हमारा इरादा ये कि हमने बेचने नहीं है, हमने इसको रिजर्व में रखना है, कल अगर बिटकॉइन क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है, वो आधी प्राइस पे हो जाता है, तो आप सब्सिडी भी दे रहे हैं और फिर आपने जो रिजर्व बिल्ड किया उसकी प्राइस भी आधी हो जाए, तो ये हुकूमतें तो इस बिजनेस में नहीं जा सकती ना, फिर प्राइवेट सेक्टर करे, कोई इंडिविजुअल करे। हुकूमत का तो काम ही नहीं है शहजाद भाई, वो तो हुकूमत तो दे देगी, किसी को बिजली बेच देगी हुकूमत, तो फिर उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो खरीद वो रिजर्व बिटकॉइन रखे या बेच दे। हुकूमत तो बिजली बेच सकती है एज लॉन्ग एज इनको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। सही है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, डॉलरों में मिल रही है, जो है वो शुरू हो चुका है कौमी असेंबली का, तिलावत इस वक्त की जा रही है और इसके बाद फिर माली साल 2025-26 का बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से पेश किया जाएगा। कुछ देर पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि जो सैलरी है सरकारी मुलाजमीन की, उसमें 6% का इजाफा किया गया था, उसको वजीर आजम ने मुस्तरद करके 10% किया। अब ये भी इतलात आ गई है कि जो 7% पेंशन के लिए इजाफा रखा गया था सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसको भी वजीर आजम ने मुस्तरद करके 10% करने का फैसला किया, यानी कि 10% इजाफा होगा सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में, उनकी तनख्वाह में और उनकी पेंशन में, और ये उससे ज्यादा है जो पिछले साल हमने इन्फ्लेशन देखी है। इसलिए ये डिबेट रहती है कि जो सरकार के अखराजात हैं उसको आपने कम करना है या उसको बढ़ाना है, क्योंकि अगर ये 10% से बढ़े, और अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने बताया कि जो सिविल हुकूमत का खर्चा है वो तो 17% से बढ़ रहा है, तो राइट साइजिंग की एक तरफ बात की जाती है और दूसरी तरफ अखराजात में जो है वो है। इस वक्त आप देख सकते हैं कौमी असेंबली के मनाजिर, जहां पर तिलावत इस वक्त की जा रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, और इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो इस हुकूमत का दूसरा बजट पेश करेंगे, और ये दूसरा बजट होगा IMF प्लान में रहते हुए। और इस पे इस वक्त बहस की जा रही है कि इस बजट से डायरेक्शन क्या हमें नजर आएगी, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान ने हासिल किया है। इसमें तो इसमें मैंने कहा था कि कोई दो राय नहीं है कि इस्तेकाम तो नजर आया है, लेकिन जो रिफॉर्म्स की बातें की थी वो पूरी तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, और जो ग्रोथ है जिससे एक आम आदमी की जिंदगी डायरेक्टली मुतासर हो सकती है, क्योंकि अगर ग्रोथ होगी आपकी मईशत में तो आपकी आमदन में भी इजाफा होगा और नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पिछले एक साल में मोर देन 1 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर गए हैं। अगर हम आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 1.5-2 साल में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर गए हैं काम के लिए, जिसमें ये भी एक शिकवा आता रहता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि जो क्वालिटी जो क्रीम है आपकी, वो पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जब बाहर जाके काम करेंगे ऑब्वियसली उनको जाती तौर पे फायदा होगा, रेमिटेंसेस भी आती है। फिर आपका लेबर तबका बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट जाता है, उनकी क्योंकि फैमिलीज पाकिस्तान में होती हैं, वो जब बाहर जाके काम करते हैं तो मेजॉरिटी अपनी इनकम का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान वापस भेजते हैं। और अमर, आपको लगता है जो IT सेक्टर है, क्योंकि जरा गुड्स में तो हमें नजर आता है कि 2.5-3 बिलियन डॉलर के आसपास जाती है और फिर वापस बाउंस बैक करती है एक्सपोर्ट, तो कोई बहुत ज्यादा तवक्कात, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट जो टारगेट रख रही है उसको खुद भी नहीं है। अगर 36 अरब डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट का टारगेट IT ने 20% ग्रो किया, आपको लगता है कि और इसमें चांस है इस एरिया से कि पाकिस्तान कम से कम इतनी एक्सपोर्ट्स कर ले कि एक डिसेंट ग्रोथ का सोच सके? देखिए, IT एक्सपोर्ट्स का तो ये है कि IT एक्सपोर्ट का तो ज्यादातर पैसा जो होता है तो एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर पार्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ इतना वापस आता है कि जो कि यहाँ पे आप अपनी तनख्वाहें दे सकें, किचन चला सकें, बाकी सारा पैसा बाहर पार्क होता है। वो फिगर आउट करना है कि वो पैसा लेकर किस तरह आना है। फ्रीलांसर की जिस तरह बात करते हैं, फ्रीलांसर बहुत शोर मचता है फ्रीलांसर का, आप फ्रीलांसर का अकाउंट भी सही तरह नहीं खोलने देते, जब अकाउंट खुलता भी है तो आप उनसे रुपये देते हैं। तो बेहतर उसके लिए ये वो किसी भी ऑफशोर जुरिस्डिक्शन में जाके अकाउंट खोल ले और डॉलर वहां पे रखे, जितनी जरूरत है पाकिस्तान ने वो लेकर आए। यहाँ पे जब तक ये चलता रहेगा तो कोई भी सर्विस इंडस्ट्री का जो पैसा है या सर्विस एक्सपोर्ट है वो कभी भी डॉलर यहाँ पे नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे जितने यहाँ पे जरूरत में पूरी करने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा जो बाहर ही रहेंगे। तो वो पॉलिसी हम लोग अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। अच्छा, नंबर्स जो हैं वो बजट दस्तावेजात के जरिए और भी आ गए। जो मजबूरी रेवेन्यू का तखमीना लगाया गया अगले साल के लिए वो 19,277 अरब रुपए है, और इसके अलावा जो FBR रेवेन्यू का हदफ है वो 14,121 अरब रुपए है। अब मुफ्ती इस्माइल साहब, इस साल शायद हम 12,000 अरब रुपए FBR इकट्ठा कर पाए। अब अगले साल अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ 10% की होती है तो यानी कि आप 1,200 अरब रुपए बासानी इकट्ठा कर लेंगे, 13,200 अरब रुपए तक तो पहुंच जाएंगे। ये मजीद तकरीबन 922 अरब रुपए टैक्स में कहां से इकट्ठा हो सकता है? ये तो एक तो इसमें नए मेजर्स लिए जाएंगे
और नए मेजर से भी 922 अरब के नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम कस्टम ड्यूटीज 200 अरब रुपए की कम कर रहे हैं और कुछ नौकरी पेशा लोगों के 70-75 अरब का ब्रेक दे रहे हैं। तो तकरीबन आपको 1300-1400 अरब रुपए मजीद टैक्स लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे नए मेजर्स करने पड़ेंगे। मैंने सुना है कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, 15% से 20% कर रहे हैं। कुछ जो जहाँ पे कस्टम ड्यूटियां कम की हैं वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहां पे एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया है, तो ताकि ज्यादा इंपोर्ट ना हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ गेम करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि 500-800 अरब रुपए का नया टैक्सेशन भी इसमें शामिल होगा बजट के अंदर, जिसके अंदर लोगों की जेब से कुछ पैसे लेके हुकूमत में जाएंगे। मगर और मिस्टर साहब ये बताइएगा कि एक जो मसला रहा गुज़िश्ता बरस में भी, हालांकि हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमें जो बैरूनी फाइनेंसिंग है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से भी वो नहीं उस तरीके से आई। हमारे रिजर्व जरूर कुछ बिल्डअप हुए या मुस्तहकम हुए, वो भी स्टेट बैंक ने कोई 6.5-7 अरब डॉलर मार्केट से खरीदे और उसके बाद हमने कुछ डेट रीपेमेंट भी की। ये क्या वजह है? IMF के प्रोग्राम में भी हैं हम, उसके बावजूद उस तरीके से हमें नहीं बैरूनी फाइनेंसिंग मिली, और क्या आइंदा की क्या तवक्का इस हवाले से? देखिए, अगर आपको याद है शादेब साहब, तो 3-4 साल पहले से पाकिस्तान का बॉन्ड जो था वो 30 पैसे पे भी 30 सेंट्स टू अ डॉलर भी बिक रहा था, 40 सेंट्स टू अ डॉलर भी बिक रहा था। अब अल्लाह की मेहरबानी से वो आ गए 97-95 सेंट में। जंग के दौरान थोड़ा सा फिर सस्ता हो गया था, लेकिन जो फॉरेनर्स ने हमारे बॉन्ड्स खरीदे थे, गो के उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर पाए, हमारे बॉन्ड्स बेच नहीं पाए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान का रिस्क उनको दुनिया में ज्यादा लग रहा है कि यार पाकिस्तान रिस्की है, पाकिस्तान में बूम बस्ट के साइकिल्स होते हैं, ये फिर कोशिश करेंगे ग्रोथ की, फंस जाएंगे। तो हमको IMF तो लोन दे रहा है, लेकिन काफी अरसे से 2020 से तकरीबन आप सोच लीजिए कि वेस्टर्न बैंक्स हट गए पाकिस्तान से। उसके बाद 2022 के अंदर मिडिल ईस्टर्न बैंक्स भी पाकिस्तान से हट गए। सिर्फ चाइनीज बैंक्स ऐसे थे, कमर्शियल बैंक्स, जो हमको कर्ज देते थे। अब मैंने सुना है कि एक सिटी बैंक ने इनको पेपर दिया है कुछ 5 साल का, कि वो 5 साल का लोन दे रहा है। तो अब हम ना बैंकों से लोन ले सकते हैं साल 2 साल के 400-600 मिलियन डॉलर्स पर बैंक, ना हम यूरो बॉन्ड इशू कर पा रहे हैं। तो अब अगर ये दो आपकी सोर्स डिप्लीट हो गई है, तो अब आपके पास सोर्स रह गए ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इन चारों से आपको लोन मिलता है, इसके अलावा कमर्शियल आपको कोई लैंडिंग नहीं कर रहा। और जो सऊदी अरब और UAE वगैरह ने जो हमको लैंडिंग कर रही है, वो उसको रीरोल जरूर कर देते हैं 10 बिलियन डॉलर्स को, लेकिन वो भी नए पैसे नहीं दे रहे। इसीलिए हमको 7-8 बिलियन डॉलर्स खरीदने पड़े मार्केट से, जो स्टेट बैंक ने बड़ी बखूबी खरीदे और उसके बाद भर दिया। और आप देखें, हम 3 साल से स्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में हमने सिर्फ 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स ही बढ़ाए हैं अपने रिजर्व में। हम IMF के प्रोग्राम के बावजूद अपने रिजर्व को भी बिल्ड नहीं कर सके, क्योंकि रियली सीरियस हेडविंड्स हैं। हमको दुनिया जो है वो अब कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे पास लोन्स हैं वो पॉलिटिकल लोन्स हैं, कमर्शियल बेसिस पे कोई लोन नहीं दे रहा हमें। राइट। और अभी बता रहे थे सोहेल साहब कि 4.5% तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, तो ऑब्वियसली सेफर एवेन्यूज मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और अगर लोग अपना पैसा वहाँ पे पार्क करना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अमार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीगर मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका भी शुक्रिया। बजट सेशन जो शुरू हो चुका है, तो हम कट करेंगे टुवर्ड्स कौमी असेंबली।